गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। पिछले 2-3 दिन में दो बड़े त्यौहार थे, एक हिंदुओं के, एक मुस्लिम भाइयों के। ईद था, ईद उल जुहा, और कल रक्षाबंधन था। मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्रों ने और बाकी लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्योहारों को मनाया होगा, और इस त्यौहार को मनाने के खुशी में, जोश में उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है, ज़रूर पालन किया होगा और अच्छे से उन लोगों ने मनाएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपका क्लास कराते रहेंगे। धन्यवाद। अब आगे हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य। इसके पहले हम लोगों ने देखा शिल्प कला की शैलियों के बारे में, जिसमें गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती शैली थी। आज हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य। किसी भी इतिहास को जानने का स्रोत, तो किसी भी इतिहास को जानने के कई स्रोत होते हैं, शिलालेख, अभिलेख, पुरातत्व सामग्रियां वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से पता चलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी। यह भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। सुविख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार ने ठीक ही लिखा है, भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बातें भी अभिलेख में उन लोगों ने लिखी है, और ये अभिलेख इतिहास को जानने का सबसे प्रामाणिक सामग्री मानी जाती है, सबसे प्रामाणिक वस्तु मानी जाती है। वायु पुराण, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, शूद्रक के मृक्ष कटिकम, वात्सायन का कामसूत्र एवं महाकवि कालिदास के ग्रंथ गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। तो इतिहास को जानने का साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोत में, तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख वगैरह आ जाते हैं, और साहित्यिक स्रोत में इन सब पुस्तकों को, इन सब ग्रंथों को साहित्यिक स्रोत में माना जाता है। और ये सभी जो ग्रंथ थे, ये गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। चीनी यात्री फाहियान एवं हेनसांग का विवरण भी गुप्तकालीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान भी गुप्त काल के, उनके जो यात्रा विवरण है वो भी गुप्त काल के इतिहास के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 275 ईस्वी था। यानी इस चंद्रगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त ने स्थापना श्रीगुप्त ने किया था 275 ईस्वी में। उसके बाद घटोत्कच ने 319 ईस्वी तक गुप्त वंश का राज्य की संभाला। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक गुप्त वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक था। यानी घटोत्कच और श्रीगुप्त ने स्थापना किया, राज्य चलाया, लेकिन गुप्त वंश को जो पहचान मिली, शुरुआती पहचान जो मिली, वो चंद्रगुप्त प्रथम से मिली। वो एक शक्तिशाली शासक था। इससे गुप्त संवत 320 का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब जो गुप्त संवत हम लोग देखते हैं, ये कैलेंडर वगैरह में भी गुप्त संवत दिखाई देता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से ही जाना जाता है, गुप्त संवत, जो 320 ईस्वी से शुरू हुआ था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसकी तुलना यूरोपीय वीर से की जाती है, नेपोलियन से की जाती है, लेकिन समुद्रगुप्त आप देख लीजिए कि दूसरी तीसरी शताब्दी के थे, और नेपोलियन 16वीं 17वीं शताब्दी का। तो पहले जो आया नियमानुसार, उसकी उदाहरण बाद में आने वाले को दी जाती है। यहाँ यूरोपियन इतिहासकारों ने जो बाद में आया उसका उदाहरण पहले वाले के रूप में दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। समुद्रगुप्त पहले थे, 303वीं शताब्दी 4वीं शताब्दी के थे, और नेपोलियन जो थे वो 16वीं 17वीं शताब्दी के थे। तो नियमानुसार कहा जाना चाहिए कि
यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था, लेकिन लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, खासकर यूरोपियन इतिहासकार कहते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो समुद्रगुप्त पराक्रमांक 350 से 375 ईस्वी पूर्व ईस्वी तक। चंद्रगुप्त की पत्नी लक्ष्मी कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्व प्रतापी सम्राट था। निश्चित रूप से उसके जैसा वीर गुप्त वंश में बहुत, उसके बाद में उसके जैसा वीर पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत महाप्रतापी महावीर समुद्रगुप्त थे। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसकी दिग्विजय का प्रमुख उद्देश्य धरनी बंध अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतना था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसकी दिग्विजय निम्नानुसार थी। यानी प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसके अनुसार समुद्रगुप्त जो था उसका धरनी बंध यानी पूरी धरती को एक सूत्र में बांधना, यानी पूरी धरती को विजय प्राप्त करना, पूरी धरती पर विजय प्राप्त करना, यह उनका उद्देश्य था। और इसमें बहुत हद तक सफल भी हुए। उन्होंने कई देशों, कई जगहों, कई राज्यों को जीता, जिसमें आर्यावर्त विजय, आठविक राज्यों की विजय, दक्षिणाप्रत की विजय, सीमावर्ती राज और कई सारे राज्यों और देशों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्यावर्त विजय, समुद्रगुप्त के आर्यावर्त विजय। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक एवं विंध्याचल हिमालय पर्वत के बीच का क्षेत्र आर्यावर्त कहा गया। इस अभियान में उत्तर भारत के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त किया। ये 9 शासक रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, नंदी, अच्युत एवं बलवर्मा थे। यानी आर्यावर्त का जो पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र के बीच एवं विंध्याचल से हिमालय पर्वत के बीच का जो भूभाग था वो आर्यावर्त कहलाया। और उस संपूर्ण आर्यावर्त को समुद्रगुप्त ने उस संपूर्ण आर्यावर्त के जो 9 राजा थे, उन 9 राजाओं को पराजित करके आर्यावर्त पर विजय प्राप्त की। उसके बाद आठविक राज्यों में की विजय। फ्लीट महोदय के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेशों को आठविक राज्य विस्तृत है। मतलब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बीच में जो वन प्रदेश था, उसमें कई राज्य स्थित थे, जिसे आठविक राज्य कहा गया। इन आठविक राज्यों पर भी समुद्रगुप्त ने को पराजित किया और उन पर शासन किया। तो ये आठविक राज्य की संख्या 18 थी और इन राज्यों को जीतकर समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बनाया। मतलब ये आठविक राज्य 18 राज्य थे और इनको भी उसने जीत लिया। फिर आया दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर से विंध्य पर्वत से लेकर, यानी उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर, जो कि अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर वगैरह के आसपास में विंध्य पर्वत से शुरू होता है और जो दक्षिण में तुंगाभद्रा नदी के किनारे जो दक्षिण में कृष्णा तुंगभद्रा नदी तक का प्रदेश स्थित है, उसे दक्षिणापथ कहा गया। और इन दक्षिणापथ को भी उसने विजय प्राप्त किया। इस दक्षिणापथ के जितने अंदर में राज्य थे उस पर भी विजय प्राप्त किया समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिणापथ के 12 राजा इस प्रकार दिए गए हैं। यानी दक्षिणापथ में जो 12 राजा जिसे समुद्रगुप्त ने जीत लिया था वो इस प्रकार हैं। कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, केरल का मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामी दत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेगी का हस्तिवर्मा, पल्लक का अग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्थलपुर का धनंजय। इन सभी दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। इसके बाद इन राज्यों को जीतकर इनके साथ सर्व कर ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात उपहार व कर प्राप्त कर इनका राज्य इन्हें वापस लौटा दिया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, आज हम लोगों ने इस तरह हम लोग देखा कि समुद्रगुप्त ने कैसे पूर्व के आर्यावर्त को, आठविक राज्यों को, दक्षिणापथ को कैसे जीत लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बाकी सीमावर्ती राज्य, परराष्ट्र नीति, वे सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।